बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का सलूशन करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, हर पार्ट के नीचे 4 ऑप्शन है, जो उसमें से करेक्ट होगा, जो बेस्ट वन ऑप्शन होगा वो डिसाइड करना है, उसको हमने टिक करना है। स्टूडेंट्स, अक्सर पार्ट के साथ इधर डॉट्स हैं। डॉट्स का मतलब ये है कि इन डॉट्स के लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमने सेलेक्ट या डिसाइड करना है। तो पहला पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ डॉट्स नंबर, या फिल इन द ब्लैंक्स नंबर। तो यहाँ इन डॉट्स के लिए हमने बेस्ट ऑप्शन लेना है। तो बेस्ट ऑप्शन इसके लिए ये है, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, यानी यहाँ डॉट्स में क्या आना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर जो है वो सुपर फॉर्म है। हर रियल नंबर भी कम्प्लेक्स है, हर रैशनल नंबर भी कम्प्लेक्स होगा, हर नेचुरल नंबर भी कम्प्लेक्स होगा। किसी भी नंबर को, लेट ये एक रियल नंबर है 6, इसको मैं लिख सकता हूं 6 + 0 आयोटा, तो ये अब कम्प्लेक्स नंबर बन गया। सो एवरी रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। इसके अलावा यूं भी क्वेश्चन दे सकता था, एवरी इमेजिनरी नंबर इज, वो भी हम यही लिखते कम्प्लेक्स नंबर। लेट स्टूडेंट 7 आयोटा, ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो हम इसको 0 + 7 आयोटा फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका रियल पार्ट 0 है, तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। और इसमें देखें तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। सो हर रियल नंबर को भी हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, हर इमेजिनरी नंबर को भी हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। सिमिलरली हर रैशनल नंबर को, हर इंटीजर को, हर नेचुरल नंबर को, हर होल नंबर्स को, जो भी नंबर्स हैं उन सब को हम कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर इज सुपर फॉर्म, ये सुपर फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, आप मेरा एंट्रेंस टेंस की क्लासेस का जो मेरा एक लेक्चर है चैप्टर 1 का, उसको आप देखें। मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी की एंटी टेंस की क्लासेस के लिए जो एक लेक्चर दिया हुआ है पहले चैप्टर का, वहां पे मैंने नंबर की क्लासिफिकेशन की हुई है। तो उसमें आप देखें, इस पहले एमसीक्यू का जो जवाब है वहां से आपको और मजीद डिटेल में समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने वहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की हुई है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आप जाकर देखेंगे, मेरे उस लेक्चर को आप अगर सुने तो वहां से डिटेल में ये डिस्कशन आपको मिलेगी, तो आपको और बेहतर समझ आ सकती। सेकंड एमसीक्यू है, एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैज पार्ट या पार्ट्स। एक पार्ट होता है या 2 पार्ट्स होते हैं, या कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये उसके लिए ऑप्शन है। तो एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैविंग 2 पार्ट्स। आप रिकॉल करें, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आप लिखते हो, मैं हमेशा पर्टिकुलर एग्जांपल दिया करता हूं, जनरल नहीं। कोई मर्जी आप कम्प्लेक्स नंबर लिखते हो तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और अगर आप जनरल लिखें तो x + y होता, तो x इसका रियल पार्ट और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सो एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैविंग 2 पार्ट्स, ये इसका बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z की अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये क्या चीज है, इज द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम, आगे डॉट्स हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की हुई है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की अगर हम मैग्नीट्यूड लें, लेट मैं एक जनरल कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ x + y होता, तो इसकी मैग्नीट्यूड बनेगी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, अगर आप ओरिजिन से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका डिस्टेंस लें, लेट इसको P पॉइंट कह लें और ये ओरिजिन है, तो ये बात मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताई हुई कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस लें, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x पॉइंट में से x पॉइंट माइनस करें
ऊपर स्केयर x माइनस 0 का स्केयर, y में से y पॉइंट को माइनस करें, ऊपर स्केयर y माइनस 0 का स्केयर, उनका सम लें तो वो यही चीज बनती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z की अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें तो वो मैग्नीट्यूड इन फैक्ट क्या है? दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, वो उस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिटेल में बताई हुई है, आप मेरे उन लेक्चर्स को जाकर देखें, वहां से ये पता भी चल जाएगा। फिलहाल मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे आपको हिंट भी दे दिए हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन ए है। नंबर 4 MCQ है, इफ z इज अ कम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मिरर इमेज इज। ये भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात बताई हुई है कि कम्प्लेक्स नंबर का अगर मिरर इमेज देखें तो वो z कॉन्जुगेट होता है, या दूसरे लफ्जों में z कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर अबाउट x एक्सिस। इफ z इज अ कम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मिरर इमेज साथ होना चाहिए अबाउट x एक्सिस इज z कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। लेट यहाँ पे कोई कम्प्लेक्स नंबर है x, y, इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो यहाँ पे होगा x, माइनस वाई, इसका कॉन्जुगेट लें तो वो x माइनस वाई होता है। अब यहाँ पे देखें तो इसका मिरर इमेज जो है वो अबाउट x एक्सिस ये ऐसे बनता है मिरर इमेज। तो इसमें y जो है वो हाइट के सेंस में, और यहाँ पे y जो नीचे है कॉन्जुगेट में वो डेप्थ के सेंस में। तो यहाँ पे y पॉजिटिव होगी और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। सो कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज मिरर इमेज ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर अबाउट x एक्सिस। तो यहाँ पे लफ्ज अबाउट x एक्सिस भी होना चाहिए। इफ z इज अ कम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस दैट इज z कॉन्जुगेट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। In a complex plane, imaginary part is drawn along y-axis. Students, किसी भी complex number को, let ये एक complex number है 7 + 4 आयोटा, तो अगर हमें कहा जाए इसको आप प्लॉट करें तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? x एक्सिस को यहाँ पे हम रियल एक्सिस कहेंगे और y एक्सिस को यहाँ पे हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। तो x एक्सिस के साथ आप 7 यूनिट्स लेंगे, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू 7 है। अब y एक्सिस के साथ आपने 4 यूनिट्स ऊपर लेने हैं, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो रियल पार्ट को हम अलोंग x एक्सिस लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम अलोंग y एक्सिस लेते हैं, तो ये वाला इसका बेस्ट ऑप्शन है। इन अ कम्प्लेक्स प्लेन इमेजिनरी पार्ट इज टेकन या ड्रॉन अलोंग y एक्सिस, इसकी बजाय इन अ कम्प्लेक्स प्लेन रियल पार्ट इज टेकन। अगर लफज रियल होता तो फिर ये ऑप्शन होना था ए, लेकिन इस वक्त क्या है? ऑप्शन बी ऑप्शन। 6 ऑब्जेक्टिव है, z1 is 3 + 2 iota and z2 is 5 + 6 iota, then which one is true? इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? अच्छा स्टूडेंट्स, बुक में जो इसका आंसर दिया गया है वो डी है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के लिहाज से डी ऑप्शन नहीं होगा। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज अगर करूं तो देन डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। फिलहाल इस गिवन इंफॉर्मेशन के लिहाज से कोई ऑप्शन भी इस वक्त करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आए हम हर ऑप्शन पर डिस्कशन करते हैं। Z1 इज ग्रेटर देन Z2। स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये बात होती नहीं है, यानी कोई से भी 2 कम्प्लेक्स नंबर लिए जाएं तो उनके दरमियान छोटे बड़े की तमीज़ या छोटे बड़े का फ़र्क हम नहीं बता सकते। इनफैक्ट रियल नंबर्स के अंदर छोटे बड़े की तमीज़ हम करते हैं, छोटे बड़े का हम फ़र्क बताते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर एक्सियम। ऑर्डर एक्सियम क्या है? Let A, B are 2 real numbers। A और B कोई भी 2 रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी। तो स्टूडेंट्स, फिर इन 3 बातों से कोई बात बाहर नहीं होगी। कौन सी? either A will be less than B, A will be either greater than B, या तीसरी बात होगी A = B। आप कोई से भी 2 रियल नंबर लें, ऑर्डर एक्सियम रियल नंबर पर वैलिड होता है।
कोई से भी दो रियल नंबर लें तो इन तीन बातों से बाहर कोई बात नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मैं रियल नंबर ले रहा हूं 10 एंड 30, आप और भी कोई से भी दो रियल नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा डेसिमल में ले लें, फ्रैक्शन में ले लें, अंडर रूट की फॉर्म में ले लें, जिस फॉर्म में मर्जी ले लें। तो उन दो नंबर्स के अंदर इन तीन बातों में से बाहर कोई बात नहीं हो सकती। जैसे यहां पे देखें 10 जो है वो लेस देन 30 है, ये बात होगी, या 30 इज ग्रेटर देन 10। और अगर दोनों नंबर इक्वल हों 10 एंड 10 तो फिर थर्ड ऑप्शन होगा। बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हम छोटे बड़े की तमीज नहीं कर सकते, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे दो रियल नंबर्स के अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हम छोटे बड़े की तमीज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं, ये मैं कहता हूं इनमें से बड़ा नंबर या छोटा नंबर कौन सा है, तो हम कोई नहीं ये डिसाइड या बता सकते कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी और छोटी वैल्यू कौन सी है। सिमिलरली फर्ज कर लो मैं दो इमेजिनरी वैल्यू देता हूं आपको, 6 एटा एंड 9 एटा, ये भी इनफैक्ट हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हर इमेजिन नंबर को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इनमें भी हम छोटे बड़े की तमीज नहीं बता सकते। लेकिन अगर कोई नंबर प्योर रियल हो, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो अगर कोई नंबर प्योर रियल है तो उसमें फिर ऑर्डर एक्सियम्स वैलिड है, उसमें ऑर्डर एक्सियम लगता है। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन या ये ऑप्शन तो इस गिवन इंफॉर्मेशन के लिए हो ही नहीं सकते, और ये ऑप्शन कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये नहीं होते। ये ऑप्शन छोटे बड़े की तमीज हम रियल नंबर्स के अंदर करते हैं। अब सी ऑप्शन देखें, इसके लिए इसका कंजुगेट लें और इसका कंजुगेट लें, ये तो इक्वल नहीं है। अब आप स्टूडेंट्स इसका डी ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन करेक्ट तब हो सकता था, डी ऑप्शन तभी हो सकता था अगर मैं Z2 को ये वैल्यू ले लूं, Z2 इक्वल टू -3 -2 एटा। अब आप देखें ये डी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। कैसे? Z1 का कंजुगेट लें, Z1 कंजुगेट, ये स्टूडेंट्स बनेगी वैल्यू 3 -2 एटा, एंड Z2 का कंजुगेट लें, Z2 का कंजुगेट दैट विल बी -3 + 2 एटा। अब Z2 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बनेगी 3 -2 एटा, वो स्टूडेंट्स Z1 कंजुगेट के इक्वल बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट। सो नेगेटिव Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट। फिर ये बात ट्रू होती, देन डी ऑप्शन ट्रू होता। अगर Z2 को ये वैल्यू दे दी जाए तो फिर डी ऑप्शन ट्रू होता, लेकिन Z2 इक्वल टू 5 + 6 एटा के साथ डी ऑप्शन फिर ट्रू नहीं है। बुक में डी ऑप्शन ट्रू है तो वो फिर चेंज करना पड़ेगा, क्या? Z2 को ये वैल्यू देनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए और बी ऑप्शन पर फिर आऊं अगेन, इसी Z2 की इस वैल्यू के लिए, Z2 की ये जो वैल्यू है 5 + 6 एटा, इस वैल्यू के लिए आऊं और मैं कहूं कि Z1 या Z2 में से कोई ऑप्शन हो सकता है, तो वो फिर मॉडुलस के साथ ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉड लें तो आपको पता है मॉड फिर रियल वैल्यू बनती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, तो Z मॉड हमेशा एक रियल नंबर होता है। तो इन दैट केस इसका मॉड लें तो ये बनेगा √13 Z1 मॉड, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये √13 है। और इसी का गिवन वैल्यू का Z मॉड लें, जो Z2 की वैल्यू है दैट इज 25 + 36, दैट इज 25 + 36, ये स्टूडेंट्स √61 है। तो √61 ये ग्रेटर है। इन दैट केस फिर बी ऑप्शन करेक्ट होता, यानी अगर इस फॉर्म में लेस या ग्रेटर के फॉर्म में आंसर देखना है तो फिर मॉडुलस की फॉर्म में आप देखेंगे, तो इन दैट केस फिर बी ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कोई आंसर करेक्ट नहीं है। जो गिवन क्वेश्चन है इस वक्त, जो आपकी बुक में स्टेटमेंट है
पार्ट 6 की, उसके लिहाज से कोई आंसर सही नहीं है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके, इन दैट सिचुएशन आप आंसर बता सकते हैं। 7th MCQ ये है, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ कम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड आर ग्रैंड डायग्राम। इट इज कॉल्ड आर ग्रैंड डायग्राम। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देखें, मैंने ये बकायदा इस बात का जिक्र किया हुआ है कि अगर हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करें, शो करें, दैट एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड कम्प्लेक्स प्लेन, तो उस पूरी डायग्राम को हम क्या कहते हैं? आर ग्रैंड डायग्राम। फर्ज कर लो ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 एटा, तो एक्स एक्सिस पर मैंने 3 वैल्यू लेनी है, वाई एक्सिस पर मैंने 2 वैल्यू लेनी है। लेट ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे ये 3,2 ये वाली जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम कहते हैं आर ग्रैंड डायग्राम। 8 पार्ट है। इफ z इज इक्वल टू 3 + 4 एटा, देन z इनवर्स, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो ये होता है z कॉन्जुगेट ओवर z मॉड स्क्वायर। तो फिलहाल ये दोनों आंसर सही हैं, बुक में जो गिवन है उसमें ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, बट जो बुक में पीछे आंसर है वो डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन तब सही होता अगर यहाँ पे फिर +4 कर लें, तो ये डी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों के साथ -4 है तो आप कॉन्जुगेट लें और z मॉड स्क्वायर लें, तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। तो गिवन इंफॉर्मेशन के लिहाज से ये दोनों आंसर सही हैं, बट अगर आप इसमें खुद थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, माइनस को +4 कर लें, तो फिर करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आप इस कम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालें, यही दोनों आंसर्स बन रहे हैं। 9th MCQ है, -25 पे अंडर रूट इंटू -4 पे अंडर रूट इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। मैं इस पे डिस्कशन करता हूं। स्टूडेंट्स, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें तो उसमें मैंने बाकायदा तौर पे एक बात बताई थी, a अंडर रूट इंटू बी अंडर रूट दैट इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट, या ए बी अंडर रूट इक्वल टू ए अंडर रूट बी अंडर रूट। ये तभी हम इकट्ठा कर सकते हैं अगर ए या बी में से कोई एक पॉजिटिव हो, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो तो हम इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर कोई स्टूडेंट्स, अब मैं पहले करेक्ट मेथड से इसको करा लूँ, फिर रॉन्ग मेथड से भी कराऊंगा कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो क्या करता है। पहले तो करेक्ट ऑप्शन देखें, करेक्ट ऑप्शन बी है। कैसे? -25 अंडर रूट को मैं लिखूंगा 5 आयोटा और -4 अंडर रूट को मैं लिखूंगा 2 आयोटा। -25 अंडर रूट को सॉल्व करें तो ये 5 आयोटा है, आपको पता है -25, तो उसमें बाहर आयोटा आएगा, अंदर 25 का अंडर रूट 5, तो -25 अंडर रूट उसको देखें तो 5 आयोटा, एंड -4 अंडर रूट को देखें तो ये 2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आयोटा स्क्वायर दैट इज -10। एक तो ये बात होगी, करेक्ट ऑप्शन ये। अब एक स्टूडेंट्स इन दोनों को इस तरह से इकट्ठा कर लेता है तो वो गलती कर रहा है, इसलिए वो गलती कर रहा है। उसकी गलती क्या हो रही है? ये काम उस वक्त नहीं करते जब दोनों नेगेटिव हों, ये काम तब करते हैं जब कम से कम एक ए बी में से कम से कम कोई एक पॉजिटिव हो। अब इसका आंसर जो है ये 100 अंडर रूट दैट इज 10, इसका ऑप्शन 10 आएगा। तो इस तरह से करेगा तो ये 10 ए ऑप्शन है, बट ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके लिहाज से बेस्ट ऑप्शन बी है। स्टूडेंट्स, ये 10th ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से समझना और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है। इफ 1 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा होल पावर n इज इक्वल टू 1, यानी इसको अगर हम 1 मान लें या इसको 1 के इक्वल कर लें, तो फिर n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। इस ऑब्जेक्टिव को मैं 2 तरीकों से कराता हूँ। एक मेथड आप हिट एंड ट्रायल मेथड है, उससे कर लें। n को आप 1 वैल्यू पुट करें, n को आप 2 वैल्यू पुट करें, n को 3 या n को 4 वैल्यू पुट करें, जिस वैल्यू के साथ 1 आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आप यहाँ पे n को जब 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा,
इसको आप अगर रैशनलाइज भी करें तो ये 1 आंसर नहीं बनेगा। सो n इक्वल टू 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू नहीं है, लिहाजा ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आप इसमें n इक्वल टू 2 पुट करें तो इसमें जब आप n को 2 पुट करोगे तो स्टूडेंट्स 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इस स्क्वायर को ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसको भी ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स ये 1 और ये -1 ये कट जाएंगे, नीचे भी ये 1 और -1 कट जाएंगे, तो ये वैल्यू बनी -2 आयोटा ओवर +2 आयोटा। स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिलेशन होकर -1 आंसर आता है, जबकि आना क्या था 1 आंसर। सो n इक्वल टू 2 ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यानी बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स इसमें आप n को 3 पुट करें, जब आप इसमें n को 3 पुट करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी इक्वल टू 1 नहीं आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, नज़र भी आ रहा है कि ये इक्वल टू 1 नहीं आएगा। तो ज़ाहिर है पीछे हमारे पास एक ऑप्शन ही रह गया है, n इक्वल टू 4 वाला ऑप्शन, तो एक तो इसको आप टिक कर लें। लेकिन मैं अब आपको सॉल्व भी करके दिखाता हूँ इसको कंफर्म करने के लिए कि अगर हम n को 4 पुट करते हैं तो 1 आंसर कैसे आता है। आए हम n इक्वल टू 4 को पुट करके कंफर्म भी कर लेते हैं कि ये वाकई आंसर 1 आ रहा है या नहीं। अब यहाँ पे आप n को 4 पुट करेंगे, ये वैल्यू बनी हमारे पास, इसको आगे सॉल्व करना है तो आप इसको स्क्वायर का स्क्वायर बना लें, यानी 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी आपको स्टूडेंट्स मैंने जब n की वैल्यू 2 पुट करके दी थी तो आपने ये देखा कि ये आंसर -1 आ रहा था। इसको आप वैसे ओपन भी कर लें, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये वाली वैल्यू, और नीचे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 1 और ये -1 है ये कट गया, ये भी नीचे 1 और -1 है ये भी कट गया, तो -2 आयोटा ओवर +2 आयोटा, तो ये वैल्यू अंदर वाली -1 बनेगी, बट ये वाला स्क्वायर एज इट इज ऊपर रहेगा, और -1 का स्क्वायर ये क्या है, दैट इज इक्वल टू +1। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1 के इक्वल आ गई ये वैल्यू। सो n इक्वल टू 4 वाला ये डी ऑप्शन ये करेक्ट है। तो लीस्ट पॉजिटिव ये था कि मुमकिन था 2 के लिए भी ये 1 होता तो फिर हम 2 कंसीडर करते, बट n इक्वल टू 2 के लिए ये -1 बन रहा था, यहाँ पे -1 होता तो फिर n इक्वल टू 2 वाला ऑप्शन सही था। इट मीन 4 के बाद ये अगेन अगर n को कौन सी वैल्यू पुट करें तो ये 1 बनेगा, वो 8 वैल्यू है। फिर इसमें n को 12 पुट करें तब भी ये 1 बनेगा। इट मीन 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब के लिए ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो एक तो ये मेथड है इस ऑब्जेक्टिव का। स्टूडेंट्स इसी ऑब्जेक्टिव का अब मैं आपको सेकंड मेथड कराता हूँ। आप ये जो अंदर बेस में वैल्यू है पहले इसको अलग से सॉल्व कर लें, रैशनलाइज कर लें। 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा को रैशनलाइज करें तो अंदर आप बेस में 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ऊपर वैल्यू बनी 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इस स्क्वायर को ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, जबकि नीचे ये 1 प्लस 1 बन के ये 2 बन जाएगा। स्टूडेंट्स 1 एंड आयोटा स्क्वायर ये कट जाएंगे क्योंकि ये 1 और ये -1 है, तो ऊपर वैल्यू बनी -2 आयोटा और नीचे बनी 2, तो ये बेस पूरा माइनस आयोटा के बराबर बना। इट मीन बेस जो है ये माइनस आयोटा है, ऊपर पावर n और साथ 1। इट मीन गिवन एक्सप्रेशन जो है ये बन गया माइनस आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1। मैंने पहले बेस को अलग लेकर उसको रैशनलाइज किया तो मुझे जो अंदर बेस है उसका आंसर आया माइनस आयोटा। अब मुझे माइनस आयोटा पावर n इक्वल टू 1 इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसमें n की ये वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ करूंगा। n को 1 पुट करें तो माइनस आयोटा पावर 1, वो 1 तो नहीं बन रही। n को 2 पुट करें तो माइनस आयोटा पावर 2, इसको आप चेक कर लें, इसको आप सॉल्व करें, माइनस आयोटा पावर 2 वो भी 1 नहीं बन रही। सिमिलरली 3 के साथ भी 1 नहीं बनेगी, लेकिन माइनस आयोटा पावर 4 देखें, माइनस आयोटा पावर 4 इसको आप स्टूडेंट सॉल्व करें, -1 पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4, -1 पावर 4 दैट इज 1, आयोटा पावर 4 को सॉल्व करें ये भी 1 आंसर बनेगा।
तो ओवरऑल जब आपने इसमें n को 4 पुट किया यानी माइनस आयोटा पावर n की जगह आपने 4 पुट किया तो ये 1 इक्वल टू 1 आ गया। सो इस लिहाज से भी ये आप देख लें डी ऑप्शन करेक्ट। स्टूडेंट्स ये यूं भी सवाल बनकर आ सकता है जैसे मैंने दिया हुआ है, इस सूरत में इसका डी आंसर है और आपकी बुक में यूं सवाल है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल पावर n इक्वल टू 1, तब भी यही आंसर होना है। इन दैट केस भी यही तरीकाकार है, या आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लें या फिर आप 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा यानी बेस को पहले रैशनलाइज कर लें। इसको जब आप रैशनलाइज करेंगे तो इसका आंसर बनेगा प्लस आयोटा, फिर उसकी पावर n बना लें। ये देखें, इसको रैशनलाइज करें, अब आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। अब आप सिंप्लीफाई करें इसको तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे ये 2 बन जाएगा। ये इसी तरह से ये कट जाएंगे तो 2 आयोटा ओवर 2, इसको काट दे तो आयोटा बनेगा, जबकि पहले जो पार्ट था उसमें बेस में माइनस आयोटा बना था, इधर बेस में आयोटा बन रहा है। आयोटा की पावर n ले लें, अब n की ये वैल्यूज पुट करें तो आयोटा की पावर 4 जो है वो आंसर 1 बनाएगी। तो चाहे यूं रिजल्ट आ जाए तो भी ये आंसर 4 है और ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जैसे पहले था तो भी आंसर यही 4 होना है। उस वक्त ये माइनस आयोटा बेस बन रहा है रैशनलाइज करने के बाद और इस वक्त ये बेस आयोटा बन रहा है रैशनलाइज करने के बाद। दोनों सूरतों में पावर जब n रखेंगे और n को ये वैल्यूज देंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, दोनों सूरतों में आंसर 4 बन रहा है। तो आपकी स्टूडेंट्स मर्जी है, अगर ये पार्ट आ जाए या दूसरा जो पहले मैंने लिखा था, दोनों में से जौन सा मर्जी पार्ट आ जाए। दो तरीके हैं उसको सॉल्व करने के, पहले डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लें या बेस को रैशनलाइज करके देन हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ आंसर निकाल लें। दोनों सूरतों में जो आंसर है ये डी होगा यानी n इक्वल टू 4 आंसर है। बच्चों आपकी बुक में जो इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है वो बी आंसर दिया गया, वो गलत है। वो आंसर तब हो सकता है जब यहाँ पे -1 हो। अगर यहाँ 1 की बजाय -1 हो तो देन n इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो फिर आंसर 2 तब होना है जब यहाँ -1 हो, लेकिन इस वक्त यहाँ पे 1 है, दैट्स वाई आपका आंसर क्या होगा डी, n इक्वल्स टू 4, जो कि ये डी आंसर बनता है। ये करेक्ट आंसर है।